हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम फिर से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की सेकंड लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार देख लीजिएगा, तब जाके ये टॉपिक ही समझ में आएगा आपको। आज का जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक होने वाला है हमारा, जो कि बेसिकली है हमारा हुक्स लॉ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला टॉपिक है अपने पास इलास्टिक लिमिट। तो पहले इलास्टिक लिमिट समझते हैं। ये मान लेते हैं अपने पास एक स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग हमने यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है। इस पे फोर्स लगाई इनिशियली F, तो ये अपनी शेप चेंज करेगी कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, राइट। यानी इसकी मेन पोजीशन अगर देखें तो इसकी मेन पोजीशन हो गई है ना। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन थी। तो ये इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑलमोस्ट, ठीक है। फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब जैसे फोर्स हटाएंगे, क्या ये वापस रिगेन करेगी? तो मान लेते हैं इसने यहाँ पे वापस अपनी शेप जो है रिगेन कर ली। तो क्या हर बार मैं फोर्स इंक्रीज करूंगा ये रिगेन करेगी? अगर फोर्स की वैल्यू F की जगह अगर मैं 2F फोर्स लगा दूं यहाँ, तो क्या ये रिगेन करेगी? तो नहीं, अब ये रिगेन नहीं करेगी, है ना। तो यही होता है इलास्टिक लिमिट। हर बॉडी की स्ट्रेस की एक लिमिट होती है जहां तक हम फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के बाद जब उस फोर्स को हटाते हैं तो वो बॉडी अपनी शेप को दोबारा रिगेन कर लेती है। तो उस जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है उसकी स्ट्रेस की, उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। किस लिमिट तक हम उस पर स्ट्रेस लगाएं कि स्ट्रेस जैसी रिमूव हो, यानी लोड या फोर्स जैसी हटाएं तो शेप अपनी रिगेन कर लें। तो हर फोर्स पे शेप रिगेन नहीं होती। अब इस पे इतनी फोर्स लगा दी कि वो स्प्रिंग जो है वो कॉइल से ऐसे दूर दूर हो गई है, और उसका छोड़ेंगे तो कॉइल वो खराब हो गई है ना। स्प्रिंग देखी होगी ना, थोड़ा सा फोर्स लगाते तो स्प्रिंग वापस कर देती, लेकिन अगर ऐसे खींच देंगे तो वो एक वायर में कन्वर्ट होगी। वायर में कन्वर्ट होने के बाद स्प्रिंग दोबारा रिगेन नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाई है वो इलास्टिक लिमिट के बाहर लगाई है, ठीक है। उसकी जो सहने की कह सकते हैं कैपेसिटी थी, जो उससे हमने एक्सीड्स बहुत ज्यादा आगे की तरफ हमने क्या लगा दिया है, फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से वो अपनी शेप रिगेन नहीं कर रहा है। उसको कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट। क्लियर। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का भी और आज का भी, हुक्स लॉ। हुक्स क्या थे? एक साइंटिस्ट थे बेसिकली पहले। हुक्स, वो रॉबर्ट हुक, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, बायो में भी 9th क्लास में। रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक्स, इन्होंने कहा था कि ये एक बॉडी है, मान लेते हैं इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये एक्सटेंड करती है। सही बात है, फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी शेप चेंज करेगी। यानी स्ट्रेस लगा रहे हैं तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन्होंने यहां तक तो ठीक दिया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। बट एक छोटी सी कमी रह गई थी, ये वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हम स्ट्रेस कहां तक लगाएं कि वो स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों डायरेक्टली, क्या स्ट्रेस कितना भी लगा दें उतना ही स्ट्रेन होगा? तो वो एक छोटी सी कमी जो इनसे रह गई थी वो थी ये। तो उसके बाद आए यंग्स, एक और साइंटिस्ट आए यंग्स। उन्होंने बोला कि स्ट्रेस अप्लाइड जो हम करेंगे वो कितना होना चाहिए? इलास्टिक लिमिट तक। किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट तक करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक छोटी सी कमी को पूरा किया था किसने? यंग्स ने। तो रॉबर्ट हुक ने पहले कहा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। लेकिन स्ट्रेस कितना लगाएं कि स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो उस चीज को, उस कमी को पूरा किया था यंग्स ने, राइट। तो यंग्स ने कहा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बट इलास्टिक लिमिट तक। तो यही है हुक्स लॉ। इट मींस स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन
अब यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हर बार एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ कांस्टेंट लगता है ई। ई क्या है यहाँ पे, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको कह सकते हैं सिंपली कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। चलिए अब यहां से एक नया टॉपिक मिल गया, ई क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो इसको डिफाइन करते हैं पहले। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वहां से अपने पास फॉर्मूला बना है, स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन, राइट। तो ई इक्वल्स टू क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यहां से बन गया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। यानी रेशियो ऑफ स्ट्रेस, जैसा स्ट्रेस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उन दोनों का रेशियो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके टाइप्स में। अगर इसकी बात करें एसआई यूनिट की, तो क्या होगा एसआई यूनिट, स्ट्रेन जो होता है वो होता है यूनिट लेंथ, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन वही होगी जो स्ट्रेस की थी, क्लियर। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। अब हम करते हैं इसके टाइप्स। तो जो पहला टाइप्स है वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो रेशियो होता है किस किस का, नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस मींस जब परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब लेंथ में चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली यंग्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, इक्वल्स टू फॉर्मूला बन रहा है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं, राइट। ये अपने पास एक सिलेंड्रिकल वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये एक वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ है L, इस पे फोर्स लगाई F, तो क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंजेस आएगा, है ना। तो ये जो लेंथ में चेंजेस हुआ वो मान लेते हैं इसकी डेल्टा L लेंथ बढ़ी है, क्लियर। अब नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है उसकी अगर बात करें वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। इसको यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी, स्ट्रेस है F बाय में A इंटू ये हो गया डेल्टा L अपॉन में L। तो बेसिकली ये आएगा फॉर्मूला, ठीक है। मेन फॉर्मूला तो अपने पास वही है, कौन से वाला, स्ट्रेस यानी F बाय A इक्वल्स टू Y इंटू डेल्टा L बाय L, जो कि बनाता है स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा L बाय L। यही है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बस आपको यहाँ इसको यहाँ वहाँ शिफ्ट करके फॉर्मूला बनाना है। अब एरिया अगर देखें तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये एक सर्कल है ना। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा हो, सर्कल होगा, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, F अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू ऊपर L अपॉन में डेल्टा
एल। क्लियर, ये हो गया। चलिए अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट अभी आपको बता ही देना है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये तो कट जाती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट मींस मॉडुलस का फर्स्ट टाइप। क्लियर हुआ। सेकंड टाइप जो है वो है मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेफिनेशन अगर देखें तो नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको के से, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, हो गए। चलिए अब जरा यहाँ पे हम इसको समझते हैं। क्लियर, सबसे पहले ये अपने पास इनिशियली एक बॉडी है, ये रही। ठीक है, इस पर हमने क्या करा, फोर्स लगा दी एफ फोर्स यहाँ से, एफ फोर्स यहाँ से, ये होगी नॉर्मल फोर्स। क्लियर, इनिशियली वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, इनिशियली वॉल्यूम था v। अब दो चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, कंप्रेस कर रहे हैं इसको ना, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा। तो ये वॉल्यूम मानते हैं कंप्रेस हो गया कुछ, इसकी शेप ऐसे हो गई। हो गई, अब शेप चेंज होके क्या बचा, वॉल्यूम हो गया। इस केस में वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल स्ट्रेस तो अपने पास वही है ना। नॉर्मल स्ट्रेस क्या बोल रहे हैं, वो तो वही रहेगा, फोर्स अपॉन में एरिया। लेकिन दूसरा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है ध्यान से देखे तो इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज के लिए मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ऐसे खींचते हैं इंक्रीज होता तो पॉजिटिव। अब इसको पुट करेंगे के में, तो एफ अपॉन में ए इनटू नीचे क्या आएगा, डेल्टा वी, वी और यहाँ पे आ गया नेगेटिव। तो ये आ गया हमारा क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर दूसरा है अपना कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है बेसिकली, इसको सी से डिफाइन करते हैं, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ के, यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी एबिलिटी टू कंप्रेस अ बॉडी, किसी बॉडी की एबिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हम क्या कर देंगे, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A डेल्टा V अपॉन में F इंटू V माइनस। और SI यूनिट की अगर बात करें इसकी, उसका क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, अब हमारा रह गया एक लास्ट टाइप इसका, तो वो कर लेते हैं हम। यह है शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर मॉडुलस क्या होगा, रेशियो होता है शियर स्ट्रेस और उसी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला स्ट्रेन यानी शियर स्ट्रेन, उसे कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में ईटा से भी यानी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेस मैंने पहले भी समझाया था, एक बार दोबारा करते हैं जरा इसको। इसके लिए हमने क्या करा था, एक बेसिकली एक बॉडी ली थी, ये रही। अब इस पे हमने लगाया यहाँ पे फोर्स F। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इस पे टेंजेंशियली फोर्स लगता है तो ये अपने शेप को किसी एंगल पे टर्न कर देता है, डिफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से ये जो शेप होती है वो कुछ ऐसे हो जाती है। राइट,
ऐसे डिफॉर्म हो जाती है किसी एंगल थीटा पर। उसको मैंने जब कैलकुलेट किया था, ये एल थी, ये डेल्टा एल थी, तो अपने पास थीटा की वैल्यू आई थी डेल्टा एल बाय एल। क्लियर? तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो जी इक्वल टू हो जाएगा अपने पास सिंपल सा एफ अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल इंटू एल। या तो ये लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा एल अपॉन में एल क्या है, थीटा, तो एल अपॉन में डेल्टा एल, इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, अपॉन में ए इंटू थीटा। ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। क्लियर? तो ये छोटा सा हमारा लेक्चर था, इसमें हमने छोटे छोटे से टॉपिक्स से कवर किए। सबसे पहले जो हमने कवर किया वो था ये हुक्स लॉ, है ना। हुक्स लॉ क्या कह रहा था कि किसी भी इलास्टिक लिमिट तक अगर स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसका रह गया ग्राफ। अगर ग्राफ की बात करें इसकी, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल सा, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। एक तरफ हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई, एक तरफ हम रखेंगे एक्सटेंशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये हो गया डायरेक्टली। ये ग्राफ रह गया था। क्लियर? उसकी वजह से हमारे पास आया था एक कोफिशिएंट ई। वो कोफिशिएंट ई जो होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। उसी के बेस पे जैसा स्ट्रेस वैसा ही स्ट्रेन हमने अप्लाई किया, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके टाइप्स डिवाइड हो गए। अगर स्ट्रेस नॉर्मली और लेंथ में चेंज हो रहा है तो यंग्स मॉडुलस, ठीक है। स्ट्रेस नॉर्मली और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो बल्क मॉडुलस, ठीक है। स्ट्रेस अगर टेंजेंशियली है और टेंजेंशियल की वजह से टेंजेंशियल स्ट्रेन आता है तो शियर मॉडुलस हो गया। तो ये हो गया अपना आज का लेक्चर, राइट। तो अब इस पे जो फॉर्मूला बना है यही हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में। एक फॉर्मूला हम आगे और पढ़ेंगे टॉपिक पे। तो बेसिकली मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट में आने वाले हैं, हुक्स लॉ पर। क्लियर? तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो वहां पे हम क्वेश्चन की सीरीज भी डालेंगे। तो उससे पहले आप इससे पहले वाली वीडियो, इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तब जाके आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।